नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के 5वें पार्ट दैनिक जीवन में रसायन के बारे में। ठीक है, इसमें अपने कुछ भाग पहले कर लिए थे। आज अपन इसका नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे, जिसमें अपने पढ़ेंगे जो दैनिक जीवन में रसायन में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं उनके बारे में, जो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक उपयोग में होते हैं। ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहला यौगिक इसके अंदर कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहला जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला है सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर आपको देखो क्या चीजें प्रश्न में पूछा जा सकता है वो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इसका रासायनिक नाम जो लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, दूसरा इसका सूत्र और तीसरा इसका नाम। तीन चीजें तो ये याद रखनी। नाम कौन सा? साधारण नाम। एक तो होता है इसका रासायनिक नाम जैसे सोडियम क्लोराइड है, एक होता है इसका सूत्र, तीसरा होता है इसका साधारण नाम। ये तीनों चीजें प्लस ये प्राप्त कैसे होता है अगला पॉइंट, और उसके बाद में गुण और उपयोग। ये आपको पांचों पॉइंट आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। एक तो नाम, रासायनिक नाम और सूत्र। ठीक है, दूसरा हो गया इसका साधारण नाम, तीसरा ये प्राप्त कैसे होता है, चौथा इसके गुण और पांचवें उपयोग। ये आपको पांचों चीजें याद रखनी है हर यौगिक के अंदर जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। ये है दैनिक जीवन में रसायन में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ यौगिक हैं, महत्वपूर्ण यौगिक। तो सबसे पहले अपने देखें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, ये तो आपको बहुत बेसिक है, आपको याद होगा। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इसका सूत्र होता है साधारण नाम नमक। जो घर में अपन यूज करते हैं नमक वो होता है। और आपको पता है नमक का pH कितना होता है, जो अपने सूत्र में पढ़ा था 7, क्योंकि नमक क्या होता है, लवण होता है और उदासीन होता है, जिसका pH कितना होता है, 7 होता है। अब बात करें ये प्राप्त कैसे होता है, तो नमक की प्राप्ति आपको पता है या तो खारे पानी से होता है या फिर समुद्री पानी से। या तो कोई खारे पानी की झील हो, ठीक है, उस पानी को सुखाकर, या फिर समुद्री पानी को बाहर से आप देखते हैं जो समुद्र जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी क्यारियां बनाकर उसके अंदर पानी छोड़ दिया जाता है, जो सूर्य के वाष्प द्वारा वो क्या हो जाता है, पानी तो हवा बनकर उड़ जाता है और वहां पर क्या रह जाता है, नमक रह जाता है। यानी लिखा है समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर ये बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या है, ये जो बना हुआ नमक शुद्ध नहीं होता है, तो शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ये जो संतृप्त विलयन होता है, यानी जो नमक का विलयन है, ये नमक के पानी में घुला हुआ ये विलयन है, इसके अंदर अपन प्रवाहित करते हैं हाइड्रोक्लोरिक गैस, यानी HCl गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यानी इस विलयन में जो अशुद्ध विलयन है नमक का, इसके अंदर अपन HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो वो शुद्ध नमक प्राप्त होता है। तो ये तो प्राप्त नमक की प्राप्ति कैसे होती है, सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति कैसे होती है। इसके बाद में देखते हैं इसके गुण क्या है और इसके उपयोग। गुण का मतलब है ये दिखने में कैसा है उसके बारे में, यानी ये सफेद और ठोस होता है, इसके बारे में कुछ गुण है। दूसरा इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक का मतलब इसको अपन गर्म करते जाए तो ये कब पिघलेगा, ठीक है, तो ये बहुत उच्च गलनांक पर पिघलता है, यानी गलने लगता है। उसके बाद ये जल में अत्यधिक विलय होता है। देखो पानी में क्या हो जाता है, बहुत जल्दी घुल जाता है। अब अगर नमक को पानी में घोलेंगे तो बहुत जल्दी घुल जाता है। और जलीय विलयन में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, तो ये Na+ और Cl- अलग अलग हो जाते हैं, मतलब आयनित हो जाते हैं जब इसको पानी में घोला जाता है। तो सोडियम का आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। उसके बाद में बात करें इसके उपयोग क्या क्या है, तो नमक के उपयोग आप वैसे तो जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसका उपयोग सबसे पहले तो भोजन के अंदर, अपन जो भोजन करते हैं उसके अंदर किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है जो खाने की कुछ चीजें होती है उसके ऊपर नमक लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से खराब नहीं होती है। यानी परिरक्षण का मतलब होता है उसका बचाने के लिए, जो खाद्य सामग्री होती है उसको बचाने के लिए क्या है, उसके ऊपर थोड़ा नमक लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब नहीं होती है। उसके बाद है हिमीकरण मिश्रण में। हिमीकरण मिश्रण का मतलब होता है जैसे बर्फ वगैरह, अपन आइसक्रीम वगैरह जो खाते हैं उसके ऊपर हल्का सा नमक लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो जल्दी से पिघलती नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण बनाना जिसको हिमीकरण, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, यानी बर्फ से बना हुआ ऐसा मिश्रण बनाना जो जल्दी से पिघले नहीं। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और विरंजक चूर्ण बनाने में भी किसका उपयोग होता है, ये सब बनाने में इसके नमक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो टॉपिक है, आपको हर जो अपन यौगिक पढ़ेंगे इसके अंदर, उसमें हर के अंदर लिखना है आपको उपयोग। अगर याद नहीं हो तो ये लिख सकते हैं प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी प्रयोगशालाओं में इसकी जो प्रयोग किए जाते हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है, तो निश्चित तौर पे इसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने के लिए। तो आपको हर टॉपिक के अंदर ये बातें आपको कवर करनी है। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है आपको, जैसे सोडियम क्लोराइड दे दिया, इसका सूत्र तथा 3 उपयोग लिखिए या 4 उपयोग लिखिए। ठीक है, या पूछा जा सकता है सोडियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आपको प्राप्त करने का ये बात आपसे पूछा जा सकता है सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या है और इसके 3 गुण लिखिए। तो किसी भी तरह से
प्रश्न पूछे जाए तो इसके अंदर आपके सारा प्रश्न कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो पार्ट है इसका, पहला जो महत्वपूर्ण यौगिक है वो है सोडियम क्लोराइड जो आपने किया। दूसरा देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है? NaOH। ये किससे प्राप्त होता है? अभी अभी अपने बात की थी, NaOH नमक से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो उपयोगी यौगिक है वो कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। ये इसका सूत्र हो गया। अब आपको दूसरा आता है फिर इसका साधारण नाम, इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा आपके दिमाग में आते ही उसका सारा यानी गुण वगैरह उपयोग क्या है उसके आपके कुछ एक दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले इससे अपने क्या ध्यान रखना है, ये प्राप्त कैसे किया जाता है। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है प्राप्त कैसे किया जाता है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, जो सोडियम क्लोराइड है यानी सोडियम क्लोराइड मतलब अपना नमक, इसके विद्युत अपघटन से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो इसमें एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, और कैथोड पर एक विलयन बनता है जिसको अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन प्राप्त होता है। अब ये विद्युत अपघटन क्या होता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, और साथ में अपन देख लेते हैं किस तरह से होता है। देखो, ये है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और किस में घुला हुआ है? जल के अंदर। यानी सोडियम क्लोराइड जल में घुला होता है तब उसका किया जाता है विद्युत अपघटन। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले तो प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक तो प्राप्त होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा होगा क्लोरीन गैस, और तीसरा होगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ G लिखा हुआ है मतलब गैस होगी, और AQ मतलब जल में घुला हुआ। ठीक है, तो जल में घुला हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, फिर उसको सुखाकर अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, जिसमें एनोड पर क्या होता है? एनोड पर अपनी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, और कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसका प्राप्त कैसे होता है, इसके उपयोग और अभी आगे देखेंगे, और इसको कैसे इसका विद्युत अपघटन होता है वो भी देखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपकी प्रश्न भी पूछा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कैसे होता है। तो आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो गुण और इसके उपयोग। लेकिन आपको मैंने पहले जैसे कहा था विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटन इसका कैसे होता है वो देख लेते हैं। एक छोटा सा चित्र बनाता हूं मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लो इसके अंदर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुला हुआ। इसके अंदर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी NaOH घुला हुआ है किसके अंदर? जल के अंदर। ठीक है, और यहां पर आपने क्या किया? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये 2 इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ना है? आपको एक बैटरी से जोड़ना है। ठीक है, और एक स्विच लगा देना है। एक तरफ प्लस, ये बड़ी वाली लाइन प्लस की होती है, छोटी वाली माइनस की, और इधर माइनस होता है। प्लस जिधर होता है इसको एनोड कहते हैं, और माइनस जिधर होता है इसको कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है, अब आपको करना क्या है? जैसे मैंने बताया था यहां पर आपको कि ये विद्युत अपघटन का चित्र आपको कुछ इस तरह से बनाना है। ठीक है, विद्युत अपघटन ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, या छड़ होती है। जैसे अपने सेल के अंदर देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाला सेल होता है उसके अंदर आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की जो शर्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है, वो यहाँ पर एक एनोड और एक कैथोड। उसके अंदर एक होता है, यहाँ पर देखो 2, एक एनोड भी है और एक कैथोड भी है। ठीक है, तो जब इसके अंदर अपन इस स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड का विलयन है, जिसके अंदर क्या होता है? सॉरी, हाइड्रोक्साइड का नहीं है, सोडियम क्लोराइड का विलयन है। हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अपन प्राप्त होगा सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है? जो एनोड के ऊपर क्या होता है? क्लोरीन गैस। एनोड के ऊपर क्या होता है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, और इसी के ऊपर कैथोड के ऊपर ही क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन इसी से ही प्राप्त होता है। अब अपन इसके देख लेते हैं कुछ गुण और उपयोग। ये भी क्या होता है? आपने देखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा। ये भी सफेद होता है और ठोस होता है। हल्का सा चिकना पदार्थ होता है, यानी चमक वाला पदार्थ भी दिखता है। इसका गलनांक क्या होता है? नमक से काफी कम होता है, और 591 केल्विन होता है। केल्विन भी एक ताप का मात्रक है। ठीक है, ताप को मापने का जो मात्रक है वो केल्विन है। ये भी जल में शीघ्र विलय हो जाता है, और परबल क्षार होता है। क्या होता है? परबल क्षार है। ये क्षार कैसे है? जब क्योंकि इसमें Na+ और OH-, तो जिसमें OH- आता है, और वैसे भी अपने पढ़ा था सबसे प्रबल क्षार कौन सा था? NaOH, जिसका मान कितना होता है? 14 मान होता है। इसके बाद में देख लेते हैं इसके उपयोग। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कास्टिक सोडा है, देखो साबुन,
कागज और सिल्क उद्योग में, यानी साबुन जहां पर बनती है वहां पर क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। कागज जहां पर बनता है वहां पर भी उपयोग किया जाता है, और सिल्क यानी कपड़ा भी जहां पर बनता है इसका उपयोग उन उद्योगों में किया जाता है। उसके बाद है बॉक्साइट के धातुकर्म में। अब बॉक्साइट क्या है, एक एल्यूमिनियम का ही प्रकार है। क्या है, एल्यूमिनियम का एक अशुद्ध रूप है बॉक्साइट। ये बॉक्साइट है, इससे क्या है, एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट एक तरह से कह सकते हैं एल्यूमिनियम का अशुद्ध रूप या एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसको शुद्ध करके एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसी तरह पेट्रोलियम के शोधन में जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जैसे अपने डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इनके शोधन में यानी इनको शुद्ध करने में भी किसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। उसी तरह वसा एवं तेलों के निर्माण में उनको भी शुद्ध करने के लिए इसके उपयोग किया जाता है। और पांचवा आपको मैंने बताया, ये सभी में कॉमन है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी प्रयोगशालाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके हो गए उपयोग और ये थे कुछ गुण। इसके बाद अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो यौगिक है, महत्वपूर्ण यौगिक, जो अपन कुछ यौगिक में विरंजक चूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विरंजक चूर्ण। ये इसका नाम जो लिखा हुआ है ये इसका साधारण नाम है। कौन सा है, साधारण नाम। और सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ज्यादा प्रचलित किसके नाम से होता है, साधारण नाम से, विरंजक चूर्ण। ठीक है, CaOCl2 इसका नाम होता है। C का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सी और Cl2 का मतलब क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। ये साधारण नाम नहीं है, देखो लिखा हुआ है रासायनिक नाम है। अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, प्राप्त करने के लिए देखो बुझा हुआ चूने का आप सूत्र याद रखें, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, चूना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है CaO। ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना है, तो अपन इसमें यूज करते हैं बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देख लेते हैं कैसे, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ये ही है विरंजक चूर्ण प्राप्त करने के लिए जो यूज किया जाता है, बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र। ठीक है, बुझे हुए चूने का सूत्र। तो बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराई जाती है तो अपने को विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, इसका अपन देख लेते हैं गुण क्या है। पहले इसके गुण देखेंगे फिर इसके उपयोग देख लेते हैं। पहले गुण देख लेते हैं। पीला तीक्ष्ण गंध वाला, ये हल्का सा पीला कलर होता है। अब ये होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। आपने जो घरों में पानी आता है उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, ठीक है, उसके अंदर जो अपन कहते हैं दवाई मिलाई गई है, जो पाउडर मिलाया जाता है वो कौन सा होता है, विरंजक चूर्ण ही होता है। हल्के पीले कलर का होता है, नमक जैसा ही दिखता है, ये हल्का सा पीला होता है इसका कलर। ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो पीला और तीक्ष्ण गंध वाला, इसमें से बहुत तेज स्मेल आती है। ठीक है, दूसरा है ठंडे जल में विलय होता है। ये ठंडे पानी में तो घुल जाता है, गर्म पानी में मुश्किल से घुलता है, यानी नहीं घुलता है। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस, अगर मान लो इसमें वायु में आपने खुला छोड़ दिया तो ये फिर क्लोरीन गैस अपने आप इसमें से रिलीज होने लग जाती है। तनु अम्लों से के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्ल है, उनके साथ क्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस देता है। अभिक्रिया, आपको अभिक्रिया भी समझाएंगे। इससे पहले आगे वाला पॉइंट देखते हैं। इससे मुक्त क्लोरीन गैस, जब ये इसने हवा में खुला छोड़ दिया या जल के साथ यानी अम्लों के साथ इसने क्रिया की तो क्लोरीन गैस मुक्त हुई है। वो क्लोरीन गैस क्या करती है, जल से अभिक्रिया कर लेती है। देखो क्लोरीन गैस ने जल से अभिक्रिया कर ली और क्या बना दिया, ये अकेला, वैसे तो देखो विद्यमान नहीं है कि एक अकेला ऑक्सीजन का परमाणु, ये हमेशा O2 लिखते हैं क्योंकि ये दो परमाणु एक साथ रहते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में ऐसे जुड़कर O2। लेकिन ये क्या करता है, ये जो इससे मुक्त हुई क्लोरीन गैस है वो जल से अभिक्रिया करने के बाद एक तो एसिड अम्ल बन जाती है और साथ में एक, इसको बोलते हैं नवजात परमाणविक ऑक्सीजन, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। ठीक है, ये नवजात परमाणविक ऑक्सीजन कैसे बनती है, जब ये जो विरंजक चूर्ण से जो क्लोरीन गैस मुक्त हुई है वो क्लोरीन गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, नवजात परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। इसका देखो उपयोग क्या होता है, अगर कोई रंगीन पदार्थ है, मतलब कोई पदार्थ के ऊपर कोई कलर है, उसके ऊपर ऐसे क्रिया करवा देते हैं नवजात परमाणविक ऑक्सीजन से तो वो रंगहीन हो जाता है, वो उसका कलर सारा गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, कलर गायब हो जाता है। ये तो थे इसके गुण। अब इसके देखते हैं उपयोग। तो अपन देख रहे थे विरंजक चूर्ण के बारे में। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण के अपने गुण पढ़े थे। देख लो, एक बार मैंने आपको बताया था जैसे बुझे हुए चूने की अभिक्रिया कराने पर, तो देखो कैसे होती है। ये है बुझे हुए चूने का सूत्र। इसमें कौन सी गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है,
आपको मैंने बताया था क्या प्राप्त होता है इसके अंदर, विरंजक चूर्ण। क्या सूत्र होता है, CaOCl2 प्लस H2O, और साथ में कौन सा क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो ये तो था विरंजक चूर्ण प्राप्त कैसे होता है, वो आपने देखा था कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब देखो मैंने जैसे आपको कहा था, दो अभिक्रिया मैंने आपको कहा था कि ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है, ठीक है। तो देखो किस तरह से अभिक्रिया करता है, तो सूत्र क्या है, COCl2, ये तो हो गया विरंजक चूर्ण। पहले अपन अम्ल ले लेते हैं HCl अम्ल, कौन सा, HCl अम्ल। यहां पर दो क्यों लगा है ये अपन बाद में सीखेंगे अगले चैप्टर के अंदर, अभिक्रिया को संतुलित करना, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। Cl2 में एरो का चिन्ह ऊपर इसलिए लगाते हैं, इसका मतलब है क्लोरीन गैस इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये देखो ये क्या था, विरंजक चूर्ण, और ये क्या है, तनु HCl अम्ल। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस देता है, तो ये क्लोरीन गैस। एक और देखते हैं इसके, दूसरा देखो CaOCl2, इसकी अभिक्रिया करते हैं H2SO4 से, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से, तब भी ये ऐसे बनाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस Cl2, तब भी ये कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पे रिलीज होती है क्लोरीन गैस ही रिलीज होती है। तो ये आपने जो पिछला पॉइंट पढ़ा था जिसके अंदर मैंने कहा था अभिक्रिया देखेंगे, तो ये अभिक्रिया होगी। अब देखते हैं इसके उपयोग। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग क्या है, पेयजल को शुद्ध करने में, यानी पीने वाले पानी को शुद्ध करने के अंदर, जो अपने घरों में पानी आता है नल के द्वारा, उसके अंदर क्या होता है, कई बार वहां पर उसके अंदर विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है ताकि वो पानी क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो है वो समाप्त हो जाए, ठीक है। और देख लेते हैं, एक तो वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें नवजात परमाणु ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वस्त्र अपने को सबसे पहले क्या होता है, व्हाइट चाहिए, उसको व्हाइट करने के बाद में उसको कलर किया जाता है, तो सबसे पहले सफेद करने के लिए तो इसके अंदर विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही कागज भी सफेद होता है, तो उसके कागज उद्योग में, यानी वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग। अब ये इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट था, आपको मैंने बताया भी था, पेयजल को शुद्ध करने में आपको एक बार प्रश्न पूछा हुआ है, पेयजल को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है, कौन से महत्वपूर्ण यौगिक यानी उपयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का। उसके बाद है रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, यानी कई प्रकार की दवाइयों के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और लास्ट वाला आपको बताया था प्रयोगशाला अभिक्रमक, ये तो आपको सभी में लिखना ही है, अगर मान लो पूछ ले, अब सारे तो पूछेगा नहीं, वो कम से कम 3 या 4 उपयोग पूछेगा, तो आप इसमें से लिख सकते हो। इसके बाद अगला जो यौगिक है वो है बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा, जिसको अपन खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3 इसका सूत्र होता है, बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, देखो ये तो इसका साधारण नाम है, रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंपल सा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके देखो प्राप्त कैसे किया जाता है, प्राप्त करने की 2 विधियां अपने पास, एक तो अपने जब नमक बढ़ा था तो उसके अंदर भी बढ़ा था, इसके द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण इसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले NaCl क्या उपयोग करके, NaCl का कैसे, जब नमक को किसके अंदर, जल के अंदर घोला जाता है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये कौन सी गैस है, NH3 अमोनिया गैस, ये सारे आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया नमक के द्वारा यानी NaCl द्वारा। दूसरी जो विधि है वो सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके, जो सोडियम कार्बोनेट देखो Na2CO3 ये होता है सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, मतलब ये पानी में घुला हुआ होगा, सोडियम कार्बोनेट किस में घुला होगा, पानी में, और उसमें क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा, वो होगा ये बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके उपयोग और गुण। तो पहले गुण देखते हैं, तो ये भी क्या होता है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है दानेदार, ठीक है, ठोस होता है, जल में अल्प विलय, जल में पूरी तरह से नहीं घुलता है, अल्प मतलब थोड़ा थोड़ा घुलता है, ठीक है। बेकिंग सोडा आपने देखा होगा, घरों में यूज किया होगा, सफेद कलर का भी होता है ये, और पानी में कम घुलता है। उसके बाद है जलीय विलयन, इसका क्या होता है, क्षारीय होता है, जलीय विलयन क्या होता है, इसका क्षारीय होता है, और गर्म करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। उसके बाद है इसके उपयोग,
तो देखो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। आपने देखा होगा जो केक वगैरह पेस्ट्रीज वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये बेकिंग सोडा डाला जाता है, जिसकी वजह से वो फूला हुआ रहता है। घर में पकौड़ियां वगैरह बनाई जाती है, पकौड़े वगैरह, उसमें भी ये डाला जाता है ताकि वो फूले हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए वो बनाया जाता है। तो केक वगैरह इसमें खाद्य पदार्थों में। दूसरा है सोडा वाटर एवं सोडा युक्त शीतल पेय में, यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है पेट की अम्लता को दूर करने में। अब देखो ये किसके रूप में, अभी मैंने बताया था इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय। और अपने पेट में जैसे मैंने बताया था आपको कि पेट में जब क्या होता है HCl मात्रा ज्यादा बन जाती है तो अपने को एसिडिटी हो जाती है, तब इसको पेट की अम्लता को दूर करने में यानी एंटासिड के रूप में या प्रति अम्ल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है मंद पूर्तिरोधी। मंद पूर्तिरोधी का मतलब है किसी चीज को जल्दी से खराब होने से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मंद का मतलब धीरे धीरे वो क्या होगा, जो खराब होने की गति है वो धीरे हो जाएगी। उसके बाद है अग्निशामक यंत्रों में। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में। क्यों, क्योंकि आपको ये देखो क्या लिखा हुआ है, गर्म करने पर ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वहां पर अपने को क्या करना होता है, ऑक्सीजन को हटाना होता है। जब भी कहीं पर आग लगती है तो आग लगने के लिए सबसे मस्ट गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन। अगर वहां से सारी ऑक्सीजन हटा दी जाए तो आग अपने आप बुझ सकती है। तो आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र होते हैं जो अपने हॉस्पिटल वगैरह में या कोई सार्वजनिक स्थानों पर लाल रंग की जो टंकी लगी होती है उसी को क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र। उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था किसके बारे में, बेकिंग सोडे के बारे में। इसके बाद जो अगला यौगिक है वो है धावन सोडा, या जिसको धोने का सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धोने का सोडा। धोने का सोडा भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। देखो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस इसके साथ 10 अणु किसके होते हैं, जल के भी होते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के एक अणु के साथ 10 अणु किसके होते हैं, जल के होते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट के इकाई सूत्र में 10 अणु जल के जुड़े होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, धावन सोडा, या इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। देखो सोडियम कार्बोनेट इतना सूत्र है, ये सोडियम कार्बोनेट का है। अगर इसमें 10 अणु जल के जोड़ देते हैं तो ये धावन सोडा बन जाता है। अब देखो इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, ये तो हो गए इसके नाम, ठीक है। प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक तो विशेष विधि है जिसका नाम होता है साल्वे विधि, यानी साल्वे विधि के द्वारा भी इसको प्राप्त किया जाता है। दूसरा है इसको बेकिंग सोडे को गर्म करके, जो अपने इसे जस्ट पहले पढ़ा था बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जिसको गर्म करने पे भी अपने को पता हो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी और साथ में क्या है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा था, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या है, गर्म करने पर, यानी सोडियम बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब अपने पाठ के अंदर शुरू में समझा था, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है किसी भी लवण के इकाई सूत्र में जल के अणु जुड़े होना। तो फिर क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण करने का मतलब उसके अंदर जल के अणु जोड़ना। तो अपने कितने देखो, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, इसको गर्म किया तो ये बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट का विशेष नाम होता है जिसको सोडा ऐश भी बोला जाता है, सोडा ऐश भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये सोडा ऐश है या सोडियम कार्बोनेट है, इसका क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण करने का मतलब है इसके इकाई सूत्र में कुछ जल के अणु जोड़ना। तो यहाँ पर अपन जल के 10 अणु जोड़ते हैं, ये क्रिस्टलीकरण किया और ये इसका सूत्र बन गया। ये तो हुआ इसका प्राप्त कैसे किया जाता है। इसके बाद में इसके गुण और उपयोग। गुण में देखो ये कैसा होता है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस होता है और सफेद कलर का होता है, ठीक है। जल में विलय होता है, इसका विलयन भी क्षारीय होता है। कुछ ना कुछ गुण सारे के सारे पीछे वाले बेकिंग पाउडर से मिलते जुलते हैं इसके, ठीक है। गर्म करने पर जल त्याग कर क्या करता है, सोडा ऐश बना लेता है। इसको वापस गर्म करेंगे ना तो ये जल के अणु अलग हो जाएंगे और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसको अपन सोडा ऐश भी कहते हैं। देखो ये Na2CO3+10H2O, इसको ये त्रिभुज का निशान क्या बताता है, गर्म करने को। इसका मतलब होता है गर्म करना। गर्म करने पर इसके जल के अणु निकल जाते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट बचता है, जिसको सोडा ऐश भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसके उपयोग। धावन सोडा है तो विशेष आपको नाम से ही पता चलता है, धुलाई और सफाई के अंदर उपयोग किया जाता है। अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक मतलब अपने जो साबुन होती है एक तो कपड़े धोने के लिए, एक जो वॉशिंग पाउडर का यूज किया जाता है जिसको अपन सर्फ भी कहते हैं या वॉशिंग पाउडर जिसको कहते हैं, वो क्या कहलाता है, अपमार्जक कहलाता है। यानी उसको बनाने में कागज, पेंट, वस्त्र उद्योग में, यानी कागज बनाने वाले उद्योग में, वस्त्र बनाने और जो जहां पर पेंट यानी कलर बनाए जाते हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन बनाने वाले उद्योगों में भी इसका उपयोग
उपयोग होता है। जहां पर कास्टिक सोडा बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है, कांच बनता है और साबुन बनाते हैं, वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट वाला तो पॉइंट आपको याद ही हो गया, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो ये था दावन सोडे के बारे में। इसके बाद देखते हैं आगे, लास्ट है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, उपयोगी यौगिक में लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र क्या होता है CaSO4 प्लस और साथ में डॉट हाफ H2O, आधा H2O होता है इसका सूत्र। देखो इसका सूत्र यानी रासायनिक नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको अपन शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। POP अपने घरों में इसमें जो यूज की जाती है वही होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। अब बात करें इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। आपने नाम सुना होगा जिप्सम का। जिप्सम को गर्म करने से क्या होता है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को गर्म किया जाता है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये होता है जिप्सम का सूत्र CaSO4 और 2H2 होता है। देखो इतना ही फर्क है, यहाँ पर 2H2 होता है और यहाँ पर क्या होता है, आधा H2O। यानी इसको 393 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सूत्र है POP का, ठीक है। और इसमें साथ में क्या बनते हैं, कुछ जल के अणु इससे निकल जाते हैं। अब बात करें इसके गुण क्या क्या है उसको देखते हैं। तो ये सफेद, ठोस और चिकना पदार्थ होता है। यानी POP आपने देखा होगा घरों में जो काम किया जाता है, जहां पुट्टी वगैरह के लिए यूज किया जाता है, पुट्टी अलग होता है और POP क्या होता है, अलग होता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, पहला जो पॉइंट है, ये गुण इसके श्वेत, ठोस और चिकना पदार्थ होता है। ये क्या होता है, सफेद होता है, ठोस होता है और चिकना होता है। दूसरा देखो पॉइंट इसके अंदर, ये जल मिलाने पर कुछ ही समय में क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। यानी इसके अंदर पानी मिला के रख दोगे, यानी POP में कुछ ही समय पानी मिला के रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी सी देर में ही ठोस होकर जम जाता है, ठीक है। यानी अपन बात करें तो जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, POP, और POP में अगर पानी मिला देंगे तो वापस जिप्सम बन जाएगा। ये देखो POP का सूत्र है, इसके अंदर पानी मिला है तो वापस क्या बन गया, ये जिप्सम का सूत्र हो गया। यानी POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देते हैं तो वापस जिप्सम बन जाता है। इसके बाद में बात करें इसके उपयोग की, तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है हड्डी टूटी हड्डियों को जोड़ने या स्थिर रखने में किया जाता है। अगर मान लो शरीर के किसी अंग की हड्डी टूट जाती है या पैर या किसी भी हड्डी टूट जाती है तो उसको उसके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, चूने का प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है, वो जो चूना होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। दूसरा है भवन निर्माण में, अपन घरों में देखते हैं पुट्टी की जगह POP का भी यूज किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना पुट्टी अलग होता है और POP अलग होता है। उसके बाद है दंत चिकित्सा में, अगर मान लो किसी का दांत टूट जाता है तो जो नकली दांत लगाया जाता है वो नकली दांत किसका बना होता है, इसी का ही बना होता है। यानी दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा POP की सजावटी मूर्तियां और सजावटी सामान भी बने होते हैं। मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग होता है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और सबसे लास्ट में है अग्नि सह पदार्थ के रूप में, यानी ये अग्नि को सहन कर लेता है, इस पदार्थ में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी जहां पर अपने को इस तरह से किसी चीजों को बहुत ज्यादा गर्म करना है, बाकी चीजें पिघल जाएगी ये, लेकिन पिघलेगा नहीं, ये अग्नि को सहन कर लेता है, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में। तो आज आपने पढ़े कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।